एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग यूनिवर्सिटी। तो आज का हमारा टॉपिक है बर्न। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें रूल ऑफ 9 है। रूल ऑफ 9 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रूल ऑफ 9 से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है। कैलकुलेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट अप होते हैं। टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है, रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग हमें बताना होता है। सो इंजरी टू द टिश्यू caused by contact and exposure to heat, electricity, chemicals, radiation is called burn। देखिए जो हमारी स्किन है, स्किन के टिश्यूज़ को इंजरी हो जाती है। इंजरी हो जाती है उसका कारण रहता है कि हम हीट के एक्सपोजर में आए हैं, या फिर हम केमिकल्स के एक्सपोजर में आए हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपोजर में आए हैं, या फिर रेडिएशन के एक्सपोजर में आए हैं, तो उसे हम बोलते हैं बर्न। ठीक है। सो थर्मल बर्न हो सकता है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड रेडिएशन बर्न हो सकता है। सो रेडिएशन बर्न जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है वो रेडियोथेरेपी ले रहा है, तो उस केस में भी रेडिएशन बर्न हो सकता है। अगर काफ़ी लॉन्ग टर्म से वो रेडियोथेरेपी ले रहा है, उस केस में भी रेडिएशन बर्न हो सकता है। सो एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है, इसमें सन बर्न भी आता है, सन बर्न और हीट स्ट्रोक। थर्मल बर्न जो डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में आने से हो, फॉर एग्जांपल फ्लेम, ड्यूरिंग कुकिंग हम फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं एंड बर्न हो जाता है। हॉट लिक्विड, स्टीम, या फिर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इन चीज़ों से भी क्या होता है, थर्मल बर्न होता है। केमिकल बर्न होता है जो केमिकल से होता है, ठीक है, जैसे एसिड है या कोई अदर केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो उसकी वजह से केमिकल बर्न होता है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक शॉक या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी के कांटेक्ट में आने से इलेक्ट्रिकल बर्न होता है। रेडिएशन बर्न जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो अभी हम 4 डिग्रीज ऑफ बर्न देखेंगे। फर्स्ट डिग्री को हम बोलते हैं सुपरफिशियल बर्न। सुपरफिशियल बर्न, देखिए हमारे स्किन की कितनी लेयर्स होती है, एपिडर्मिस होती है, देन डर्मिस होती है, फिर सबक्यूटेनियस होती है, ठीक है, फिर मसल्स होती है, फिर बोन होती है, इस तरीके सीक्वेंस में होती है। सो फर्स्ट डिग्री को हम सुपरफिशियल बर्न बोलते हैं। सेकेंड डिग्री को हम पार्शियल थिकनेस बर्न बोलते हैं। थर्ड डिग्री को हम थिकनेस बर्न बोलते हैं, थिकनेस बर्न। एंड फोर्थ डिग्री को हम फुल थिकनेस बर्न बोलते हैं, फुल थिकनेस बर्न। तो टेबल मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको इजीली क्लियर हो पाए। सो इंजरी हो गई है, ठीक है, फर्स्ट डिग्री बर्न है, तो क्या होगा, इंजरी ओनली एपिडर्मिस में ही होगी। फिर स्किन इन्फेक्शन है, ये है स्किन फंक्शन। सो सबसे पहले हम देख रहे हैं एपिडर्मिस में स्किन फंक्शन कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। पेन की अगर हम बात करें, इंजरी साइट के ऊपर पेन रहेगा, बट कूलिंग से वो पेन कम हो जाएगा, ठीक है। कलर एंड स्वेलिंग की बात करें, इंजरी साइट पे जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर स्वेलिंग की बात करें तो एरिथमेटा स्किन रहेगी, मतलब स्किन रेड एंड रहेगी। ब्लिस्टर फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होने वाली है। हीलिंग टाइम 3 to 7 डेज का रहेगा। अब सेकेंड डिग्री बर्न की बात कर लेते हैं, जो कि है पार्शियल थिकनेस बर्न, ठीक है, पार्शियल थिकनेस बर्न। इसमें एपिडर्मिस इन्वॉल्व है और डर्मिस भी इन्वॉल्व है। एपिडर्मिस एंड डर्मिस दोनों लेयर यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। अब स्किन फंक्शन की बात करें तो सम स्किन फंक्शन डिस्टर्ब, कुछ स्किन फंक्शन यहाँ पर डिस्टर्ब नजर आएंगे। सीवियर पेन पेशेंट को रहने वाला है, यहाँ पर ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी एंड 21 to 28 डेज का हीलिंग टाइम पीरियड लगेगा एंड स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्कार फॉर्मेशन। थर्ड डिग्री की बात करते हैं थिकनेस बर्न। अब इसके अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था सीक्वेंस, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, मसल एंड बोन। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू भी यहाँ इन्वॉल्व हो गए हैं थर्ड डिग्री में, ठीक है। मोस्ट स्किन फंक्शन डिस्टर्ब, यहाँ पर जो स्किन है वो नंब हो जाएगी। नंब का मतलब पेशेंट को पेन फील नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर 3 लेयर्स इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है, स्किन से लेकर के सबक्यूटेनियस टिश्यू तक। यहाँ पर एपिडर्मिस भी है, डर्मिस भी है, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी है। तो स्किन कैसी हो जाएगी, नंब, मतलब पेशेंट को पेन फील नहीं होने वाला है। और एडिमा एंड ब्राउन ब्लैक कलर इंजरी साइट पे हमें नजर आएगा, ठीक है, जैसे नेक्रोसिस हो जाता है वैसे। 3 to 6 वीक्स इसका हीलिंग टाइम पीरियड रहेगा। इसमें चाहे तो पेशेंट ग्राफ्टिंग करा भी सकता है, ठीक है, मतलब कंपल्सरी ग्राफ्टिंग यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ डिग्री, मतलब फुल थिकनेस बर्न। अब यहाँ पर बोन भी इन्वॉल्व है, मसल एंड बोन भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए हैं एंड यहाँ पर
कंप्लीटली स्किन फंक्शन का लॉस हो जाएगा। पेन पेशेंट को नहीं होने वाला है, बिकॉज 3rd डिग्री में पेन नहीं हो रहा था एंड 4th डिग्री में तो बोन तक इन्वॉल्व हो गई है, तो पेन नहीं होने वाला है। कंप्लीट ब्लैक स्किन हो जाएगी जैसे गैंग्रीन में हो जाती है, एंड मंथ्स टू ईयर्स लग जाएंगे। सो कंपल्सरी पेशेंट को ग्राफ्टिंग ही करानी होगी। ओके, तो अब हम देख रहे हैं रूल ऑफ 9, जिसे वेलेस रूल ऑफ 9 बोला जाता है, एंड इसे टोटल बॉडी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ 9। सो यहाँ पर देखिए 4.5% जो हेड है पेशेंट का, अगर हेड बर्न हो जाता है तो उसे हम स्कोरिंग देते हैं 4.5%, और ये एंटीरियरली हम दे रहे हैं, एंटीरियर। और इसी तरीके से पोस्टीरियर साइड हुआ है तो हम पोस्टीरियर में भी क्या देंगे, 4.5%। और अगर एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों हुआ है, इंटीरियर पोस्टीरियर अगर बर्न हुआ है तो टोटल कितना हो जाएगा, 4.5 प्लस 4.5, तो टोटल हो जाएगा 9। ठीक है, मतलब एंटीरियर अगर बर्न हुआ है तो 4.5% स्कोर देंगे, पोस्टीरियरली बर्न हुआ है तो 4.5% स्कोर देंगे, टोटल हो जाएगा 9%। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ट्रंक की बात करते हैं तो टोटल चेस्ट और इसको एब्डोमिनल कैविटी को मिला करके कितना हो जाता है, देखो चेस्ट का 9% है, 9% टोटल 18%। तो एंटीरियरली अगर ये ट्रंक बर्न होता है तो हम 18% स्कोर देते हैं, और पोस्टीरियरली भी होता है तो भी 18% देते हैं। तो टोटल कितना हो गया इसका, 36%। ठीक है, 9 + 9 18 एंटीरियरली, एंड इसी तरीके से पोस्टीरियरली भी 18% होगा, तो हम टोटल दे देंगे 36%। एंड ओनली अगर चेस्ट वाला एरिया बर्न हुआ है तो हम एंटीरियर पोस्टीरियरली 18% देते हैं, और ओनली एंटीरियर चेस्ट हुए तो 9% देंगे। इसी तरीके से आर्म्स की बात कर लेते हैं तो ये भी एंटीरियर पोस्टीरियरली है, एंटीरियर 4.5%, पोस्टीरियरली भी 4.5%, टोटल हो गया 9%। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट आर्म्स का सेम रहेगा। पेरिनियम को हम 1% स्कोरिंग देते हैं, 9% एंड 9% हम लेग्स को देते हैं, मतलब टोटल 18% एक लेग को, एक लेग का हो गया 18% एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर को मिला के। अब एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि पेशेंट का हेड एंटीरियरली बर्न हुआ है, ठीक है, साथ ही साथ चेस्ट बर्न हुई है एंड पेरिनियम में बर्न है एंड 1 लेग में बर्न है। अब बताओ कितने % बर्न हुआ है पेशेंट। सो हेड एंटीरियरली बर्न हुआ है, हेड एंटीरियरली बर्न हुआ है तो 4.5% हम इसे स्कोर देंगे, 4.5। इसी तरीके से चेस्ट बर्न हुई है, अब यहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर मेंशन नहीं है तो कंप्लीट चेस्ट यहाँ पर बर्न हुई है, तो चेस्ट 9 + 9 18 हो गया, बिकॉज यहाँ पे ट्रंक नहीं बोला है, ओनली चेस्ट बोला है, तो 18% ये हो गया। पेरिनियम 1% एंड 1 लेग का मतलब 18%, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर 9%, पोस्टीरियर 9%, टोटल 18%। तो 18% हमारी लेग हुई है, तो इनका टोटल कर लेंगे एंड जो आंसर आएगा वो होगा हमारा टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो भी बर्न हुआ है। ओके, अब हम देखते हैं कि बर्न के केस में मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। सो इसकी मैनेजमेंट में जो सबसे फर्स्ट फेज है वो है रिससिटेटिव फेज। इसके अंदर आता है प्री हॉस्पिटल केयर एंड हॉस्पिटल केयर। जब हॉस्पिटल हम लेके जा रहे हैं पेशेंट को, उससे पहले हमें क्या केयर देनी है, रिमूव विक्टिम फ्रॉम द सोर्स ऑफ बर्न, सोर्स ऑफ बर्न से विक्टिम को रिमूव करना है। कूलिंग ऑफ इंजर्ड एरिया को कूल करना है। टैप वाटर का यूज़ कर सकते हो आप, टैप वाटर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आइस का यूज़ यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, फ्रोस्ट बाइट होने के चांसेस रहते हैं तो आइस का यूज़ नहीं करना है। एसेस करना है एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को। फ्लश केमिकल विद सलाइन सोल्यूशन ऑफ वाटर। अब अगर कोई केमिकल बर्न हो गया है, किसी केमिकल की वजह से अगर बर्न हुआ है तो उस केमिकल को हम फ्लश करेंगे नॉर्मल सलाइन से, और अगर नॉर्मल सलाइन मतलब सलाइन सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम टैप वाटर का यूज़ कर सकते हैं। एडमिनिस्टर नारकोटिक और ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। यहाँ पर ओपियोइड एनाल्जेसिक्स पेन को कम करने के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए हमें प्रोवाइड कराने हैं। नारकोटिक्स हमें प्रोवाइड कराने हैं, जैसे हेरोइन है, मॉर्फिन कोडीन है। ठीक है, मॉर्फिन कोडीन नोट डाउन कर लीजिएगा, मॉर्फिन कोडीन, हेरोइन, ओपियम, ये नारकोटिक्स है जो हमें प्रोवाइड कराने हैं।
नेक्स्ट है, अब हॉस्पिटल में पेशेंट आ गया, अब उसको क्या केयर हम प्रोवाइड कराएंगे, तो आईवी फ्लूइड थेरेपी प्रोवाइड करानी, इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी। वैसे तो प्री हॉस्पिटल केयर में भी ये जो नार्कोटिक्स और ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं, हो सके पॉसिबल हो तो आईवी ही देना है, इंट्रावीनसली ही प्रोवाइड कराना है। सो आईवी फ्लूइड थेरेपी हमें प्रोवाइड करानी है, और फॉर्मूला कैसा रहेगा, ठीक है, किस तरीके से हमें रिससिटेट करना है फर्स्ट 24 आवर्स। जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचा, स्टार्टिंग के 24 आवर्स बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। अगर बर्न ज़्यादा हुआ है, एक्सट्रीम बर्न हुआ है तो 24 आवर्स में हमें किस तरीके से पेशेंट को आईवी थेरेपी देनी है वो हम देख रहे हैं। मॉडिफाइड ब्रॉक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, मॉडिफाइड ब्रॉक फॉर्मूला बोलता है 0.5 to 15 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट पर % ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। इस तरीके से कैलकुलेट करके हमें आईवी थेरेपी प्रोवाइड करानी है, ठीक है। और फर्स्ट हाफ जितना भी इसका स्कोरिंग निकलेगा उसका फर्स्ट हाफ हमें 8 आवर्स में देना है। इन्फ्यूजन रेट मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, फर्स्ट हाफ तो हमें 8 आवर्स में ही दे देना है। इन्फ्यूजन हमें फर्स्ट हाफ इन्फ्यूजन 8 आवर्स में करा देना है, और जो रिमेनिंग रहेगा वो बाद के 16 आवर्स में, रिमेनिंग 16 आवर्स में हमें वो प्रोवाइड कराना है जो हाफ हमारा रह गया है। नेक्स्ट देखते हैं पार्कलैंड फॉर्मूला। पार्कलैंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें 4 ml पर kg बॉडी वेट पर % ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया प्रोवाइड कराना है। अब हम इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद, अब इन्फ्यूजन रेट इसका क्या रहेगा, हाफ तो कराना है 8 आवर्स में, हाफ इन्फ्यूजन हमें करा देना है 8 आवर्स में, और जितना भी इन्फ्यूजन अभी रिमेनिंग रह गया ये कराना है हमें 1/4 इन ईच 8 आवर्स, ठीक है, 1/4 इन ईच 8 आवर्स। ओके, नेक्स्ट है मॉडिफाइड पार्कलैंड। अब ये पार्कलैंड फॉर्मूला मॉडिफाई होके आया है, इसमें देखिए कुछ ऐड किया गया है, 4% पर kg पर % टोटल बॉडी सरफेस एरिया प्लस 15 ml पर मीटर स्क्वायर ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और इन तीनों में ही हमें RL का यूज़ करना है, ठीक है। आईवी थेरेपी में हमें रिंगर लैक्टेट प्रोवाइड कराना है, रिंगर लैक्टेट थेरेपी हमें प्रोवाइड करानी है। फर्स्ट 20 आवर्स में हमने कैलकुलेट करके आईवी फ्लूइड थेरेपी दी थी। अब सेकेंड 24 आवर्स में हमें क्या करना है, कोलॉइडल सॉल्यूशन एडमिनिस्टर कराना है, और इसका जो इन्फ्यूजन रेट रहेगा वो है 0.3 to 0.5 ml मल्टीप्लाई बॉडी वेट मल्टीप्लाई टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। एंड बॉडी वेट को हमें मॉनिटर करते रहना है। बेड हेड जो है बेड का उसे एलिवेट करना है 30 डिग्री तक, अगर फेस और नेक का बर्न हुआ है उस केस में, ठीक है, अगर फेस और नेक का बर्न हुआ है उस केस में। बॉडी वेट हम मॉनिटर करेंगे, और अगर 6 to 9 kg बॉडी वेट गेन होता है 72 आवर्स में तो वो नॉर्मल है, ठीक है। एसेप्सिस को मेंटेन करके रखना है, जैसे हमें ग्लव्स वेयर करने हैं, ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है। एक्यूट फेज अब हम देख रहे हैं, एक्यूट फेज में क्या होने वाला है, ये फेज एंड होता है जब एक वूंड का क्लोजर हो जाता है, ठीक है, एक वूंड प्रॉपरली हील हो जाता है, उस टाइम पे इस फेज का एंड हो जाता है, एक्यूट फेज का। और ये जो फेज है ये फोकस करता है वूंड केयर पे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट पे, इन्फेक्शन कंट्रोल पे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इतना स्पेस नहीं है, ये बोर्ड इतना स्पेशियस नहीं है, तो आप अपनी बुक में से रीड कर लीजिएगा इन्हें इन डिटेल में, मैंने आपको बता दिया है। रिहैबिलिटेशन फेज आ गया है। रिहैबिलिटेशन फेज में हम क्या करते हैं, जो स्किन के जो भी फंक्शंस इम्पेयर्ड हुए थे उन्हें रीस्टोर किया जाता है, और अगर एक्सट्रीम बर्न हुआ है, ठीक है, उस केस में हम यहाँ पर स्किन ग्राफ्टिंग कराते हैं, ठीक है, स्किन ग्राफ्टिंग कराते हैं। सो आई होप आपको बर्न का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नर्सिंग इज ऑनेस्टी।